आज की चर्चा का पहला क्वेश्चन है, अल्फा विविधता से क्या तात्पर्य है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के बीच प्रजातियों में अंतर। ऑप्शन बी है एक विशिष्ट आवास या स्थानीय क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। ऑप्शन सी है एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में कुल प्रजाति समृद्धि। और ऑप्शन डी है आनुवंशिक स्तर पर विविधता। तो इसका सही आंसर है अल्फा विविधता से क्या तात्पर्य है, पूछा है। तो अल्फा विविधता जो होता है वो एक विशिष्ट आवास, जैसे कि तालाब हो सकता है, इसमें जितनी भी, जैसे कि मछली की 5 प्रजाति, मछली 5 है, मेढक 5 है, तब एक छोटे क्षेत्र में इसमें पौधे हैं, छोटे क्षेत्र में या एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं। देखिए, ऑप्शन ये बोला है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के बीच प्रजातियों में अंतर। यहां बोला है कि विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में प्रजातियों में अंतर। जैसे मान लीजिए इसमें ए बी सी डी ई एफ जी नाम की प्रजाति रहती है, क्योंकि इसमें सी डी ई एच आई जे के इस नाम की प्रजाति रहती है। दोनों प्रजातियों के बीच का अंतर, तो इसको अल्फा विविधता नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं जब हम कंपेयर करते हैं दो पारिस्थितिक तंत्र में। जैसे ये पारिस्थितिक तंत्र ए है और ये बी है, अगर दोनों का कंपेयर करते हैं और दोनों के प्रजातियों में अंतर देखते हैं या उसका दर देखते हैं, परिवर्तन की दर, तो उसको बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। ये हो गया बीटा का साइन, इसको बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं जब हम तुलनात्मक रूप से स्टडी करते हैं। ऑप्शन सी देखिए बता रहा है कि एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में कुल प्रजाति समृद्धि, यानी ऑप्शन सी बता रहा है कि एक विशाल क्षेत्र में, विशाल क्षेत्र जैसे हिमालय का क्षेत्र हो गया ना, एक विशाल क्षेत्र है, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें जो प्रजाति समृद्धि है, तो यहां ऑप्शन सी है कि विशाल क्षेत्र में जब हम प्रजाति समृद्धि का आकलन करेंगे तो उसको हम गामा विविधता कहते हैं, गामा विविधता कहेंगे। ठीक है, इस चीज को देखो। और आनुवंशिक स्तर पर विविधता मतलब जैसे मनुष्य का होमोसिपियंस है, ठीक है, तो होमोसिपियंस में भी बहुत सारी वहां पे वेरिएशन देखने को मिलता है, अलग अलग प्रजाति, कॉकेशियन, निग्रो, निग्रोइड, तो उसमें वो आनुवंशिक स्तर पे वो विविधता है। ठीक है, तो होमोसेपियंस में तो इसमें जो दिख रहा है ओके शाइट, निग्रो या इस तरह से इसमें डिफरेंसेस होता है अलग अलग। तो ये किस तरह की विविधता है, आनुवंशिक स्तर पर विविधता है। जैसे कि राम, मोहन, सोहन कैसे अलग हुआ, सब में वो आनुवंशिक स्तर पर विविधता है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि जब पूछेगा कि अल्फा विविधता क्या है, तो अल्फा विविधता एक कोई स्थानीय क्षेत्र में हम देखेंगे, कोई स्थानीय क्षेत्र में देखेंगे या कोई विशिष्ट क्षेत्र में देखेंगे, जैसे कि विशिष्ट आवास को देखेंगे, जैसे कि तालाब हो गया, कुआं हो गया, तो उसमें जो प्रजाति की संख्या हो गया, तालाब में जैसे तालाब में मान लीजिए बड़ा तालाब है तो इसमें मछली है, ठीक है, पौधा, सांप, अन्य जीव जंतु छोटे छोटे, तो उनकी प्रजातियों की संख्या को अल्फा
डाइवर्सिटी बोलेंगे। मैंने ध्यान देना है कि अल्फा डाइवर्सिटी हमेशा एक छोटे आवाज में होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं कि एक विशिष्ट आवास या स्थानीय क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या को, यानी स्थानीय क्षेत्र हो सकता है छोटा कोई क्षेत्र, अब विशिष्ट आवास होगा तो उसमें पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या को अल्फा विविधता कहेंगे, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक विशिष्ट आवास या स्थानीय क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या अल्फा विविधता कहलाती है, आंसर है। और इसका एक्सप्लेनेशन है कि अल्फा विविधता स्थानीय स्तर की विविधता है, ठीक है, स्थानीय स्तर की विविधता है। जैसे कि इस वो एग्जाम्पल दिया है कि एक विशिष्ट स्थान या आवास जैसे कि एक तालाब या एक वन का टुकड़ा में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या और समृद्धि को मापती है, तो इसको अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक घास का मैदान है, तो घास के मैदान में 20 प्रकार के पौधे हैं और 10 प्रकार की तितलियां पाई जाती है, तो यह उसकी अल्फा विविधता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा विविधता किसे दर्शाती है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्थानीय आवास में प्रजातीय संरचना। ऑप्शन बी है प्रजातीय तंत्र की आनुवंशिक भिन्नता। ऑप्शन सी है विभिन्न आवासों या समुदायों के बीच प्रजातियों में परिवर्तन की दर। और ऑप्शन डी है विभिन्न स्तर पर प्रजाति विविधता। तो इसका आंसर हम पहले ही बताए थे, इसका आंसर सी होगा। विभिन्न आवासों या पारिस्थितिक तंत्र में समुदायों के बीच में प्रजातियों में परिवर्तन की दर, या तुलनात्मक रूप से हम दोनों प्रजातियों का अंतर को जब देखते हैं, जैसे इसमें ए बी सी डी ई एफ जी है, जबकि इसमें हो सकता है कि ए बी कुछ मैच कर रहा हो, लेकिन सी एच आई जे ऐसे कुछ होगा, तो दोनों के बीच में प्रजातियों में परिवर्तन की दर को जब बताएगा तो वो उसको बीटा डाइवर्सिटी कहेंगे, ठीक है। दो पारिस्थितिक तंत्र या दो आवासों या दो समुदायों के बीच प्रजातियों में परिवर्तन की दर बीटा विविधता कहलाएगी। जैसे कि स्थानीय आवास में प्रजाति संरचना, स्थानीय आवास में हम बताया है कि स्थानीय आवास में विशिष्ट आवास में जो होगा वो प्रजातीय संरचना या उसकी संख्या को बताता है, तो वो अल्फा डाइवर्सिटी हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में आनुवंशिक भिन्नता, आनुवंशिक भिन्नता तो जेनेटिक विविधता हो जाता है, वो अलग ये है। विश्व स्तर पर प्रजातीय विविधता, यानी बड़े स्तर पे देखने के लिए हम बड़े स्तर पे देखे हैं तो उसको गामा डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर क्लियर हो गया कि इसका सही आंसर होगा सी। इसका आंसर देखते हैं। विभिन्न आवासों या समुदायों के बीच प्रजातियों में परिवर्तन की दर बीटा विविधता कहलाएगी। नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि बीटा विविधता पर्यावरणीय प्रवणता, जैसे कि ऊंचाई में हम लोग जैसे जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि पर्यावरण में भी चेंजेस देखने को मिलता है, विविधताओं में भी अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। या मिट्टी का नमी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है तो उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। या विभिन्न आवासों जैसे कि वन में या घास क्षेत्र के मैदान या वन हो गया और मरुस्थलों के बीच, तो वहाँ पे देखेंगे कि प्रजातियों की संरचना में होने वाले बदलाव को मापती है क्या, तो बीटा डाइवर्सिटी। यह दर्शाती है कि एक आवास से दूसरे आवास में जाने पर प्रजातियों की संरचना कितनी तेजी से बदलती है। जब मान लीजिए कि ये एक आवास है, जैसे सपोज हम बताते हैं आर्द्र पर्णपातीपन और शुष्क पर्णपातीपन, है ना।
तो दोनों के डाइवर्सिटी में अपेक्षाकृत कम बदलाव देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां पे बीटा डाइवर्सिटी कम होगी, ठीक है। तो यहां बीटा डाइवर्सिटी निम्न होगी। लेकिन अगर हम लोग भूमध्य रेखीय वन को देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में देखते हैं, तो डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा व्यापक पैमाने पे अंतर देखने को मिलता है। तो वहां पे बीटा डाइवर्सिटी हाई होगा, उसको ध्यान में रखना है कि उच्च, जैसे एक आवास से दूसरे आवासन में जाने पर प्रजातियों की संरचना कितनी तेजी से बदलती है। उच्च बीटा विविधता का अर्थ होता है कि आवास एक दूसरे से बहुत भिन्न है। जैसा कि बताएं कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में और मरुस्थलीय क्षेत्र में यहाँ पे पूरा जो डाइवर्सिटी है उसमें व्यापक अंतर देखने को मिलता है। तो ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी समझ गए, इसको कहेंगे। तो यहां आपका सही आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न आवासों या समुदायों के बीच प्रजातियों में परिवर्तन की दर बीटा विविधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा विविधता का संबंध किससे है। अब हम इसको पहले ही बता चुके हैं, फिर भी इसमें क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। एक द्वीप की प्रजातीय विविधता ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र जैसे पूरे पर्वत श्रृंखला या महाद्वीप की कुल प्रजाति समृद्धि। ऑप्शन सी है एक ही प्रजाति के भीतर आनुवंशिक विविधता। या ऑप्शन डी है एक नदी तंत्र में मछलियों की विविधता। तो गामा विविधता का संबंध किससे है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र जैसे पूरे पर्वत श्रृंखला या महाद्वीप की कुल प्रजाति समृद्धि को गामा विविधता कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। इसका आंसर है बी और इसका व्याख्या है गामा विविधता भूदृश्य या क्षेत्रीय स्तर की विविधता है या किसी बड़े भूभाग जैसे कि पूरे पश्चिमी घाट या संपूर्ण भारत, यानी पूरा ये पश्चिमी घाट का विविधता ये देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कि गामा विविधता इस क्षेत्र का ऐसा है। ठीक है, तो एक बड़े क्षेत्र पे लेते हैं तो उसको गामा विविधता कहते हैं। ठीक है, या संपूर्ण भारत ले लेंगे, पूरा इंडिया का, में पाई जाने वाली सभी प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है। यह मूल रूप से किसी बड़े क्षेत्र के सभी आवासों की अल्फा विविधता का कुल योग है। ठीक है, तो इसका अल्फा और बीटा विविधता का गुणनफल होता है जनरली, तो इसको हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा और गामा विविधता की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है आर.एच. विटेकर, ऑप्शन सी है ई.ओ. विल्सन या ऑप्शन डी है आर.ए. फिशर। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान देना है और याद कर लेना है। ये फैक्ट है कि अल्फा बीटा और गामा विविधता को मेजरमेंट करने की एक तकनीक जो है वो किसने दी थी। तो इसका ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, आर.एच. विटेकर और ई.ओ. विल्सन या आर.ए. फिशर। तो इसका सही आंसर है आर.एच. विटेकर। ठीक है, तो आर.एच. से याद रखिएगा कि आर.एच. विटेकर जो है, विटेकर विकेट टेकर, आर.एच. विटेकर ने अल्फा बीटा और ये पारिस्थितिकीविद थे रॉबर्ट एच विटेकर। इनका आंसर देखते हैं। प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, ठीक है, यहाँ हार्डिंग है, ने 1960-70 के दशक में जैव विविधता को मापने के लिए अल्फा बीटा और गामा विविधता की यह अवधारणा प्रस्तावित
की थी। ठीक है, इसको जब हम पर्यावरण का एमसीक्यू करेंगे तो अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी को कैसे निकाला जाता है उसको भी हम बताएंगे उस चर्चा में। यदि दो आवासों की प्रजाति संरचना लगभग एक जैसी हो तो उनके बीच बीटा विविधता कैसी होगी? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उच्च, ऑप्शन बी है निम्न, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है अनंत। तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पे कि यहाँ बोला है कि दो आवासों के बीच की प्रजाति संरचना लगभग एक जैसी है। ठीक है, तो उनके बीच बीटा विविधता कैसी है? लगभग एक जैसी है, यानी कि बीटा विविधता वहां पे लो होगा। और अगर बिल्कुल भिन्न रहती, दो आवासों की प्रजाति संरचना बिल्कुल भिन्न होती, जैसे कि इसमें ABCDE रहता, इसमें XYZ नाम की प्रजाति होती, तो बिल्कुल भिन्न होता, तो वहां पे बीटा डाइवर्सिटी हाई होता। लेकिन बोला कि लगभग समान है, एक जैसी है, लगभग एक जैसी है, एक जैसी नहीं है, लगभग एक जैसी है, यानी कुछ डिफरेंसेस है, तो वहां लो डिफरेंसेस है, इसलिए वहां की जो बीटा विविधता होगी वो लो होगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसका आंसर लो बीटा डाइवर्सिटी होगी। बीटा डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं। बीटा विविधता आवासों के बीच प्रजातियों के बदलाव को दर्शाती है, टर्नओवर को दर्शाती है। यदि दो आवासों में लगभग एक ही प्रकार की प्रजाति पाई जाती है तो उनके बीच प्रजातियों का बदलाव बहुत कम हुआ होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि उन दोनों आवासों के बीच बीटा विविधता यानी डिफरेंसेस जो है वो लो होगी। तो इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पे लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैव विविधता पर अभिसमय मतलब CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कब अपनाया गया? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि याद रखना होगा कि जैव विविधता पर अभिसमय को कब अपनाया गया। इसका ऑप्शन ए है 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन बी है 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है 1992 रियो अर्थ समिट, या ऑप्शन डी है 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। ये पर्यावरण से रिलेटेड जब भी मतलब क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा जाता है कि जैव विविधता पर अभिसमय जो है यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कब अपनाया गया था। इसको याद रखना है कि ये रियो अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, तो उसके दौरान जैव विविधता पर अभिसमय को भी अपनाया गया था, को अपनाया गया था, याद रखना है। तो यहाँ रियो अर्थ समिट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है रियो अर्थ समिट। इसका संबंध ओजोन क्षरण से है, इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड का MCQ पे, और स्टॉकहोम को भी वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जैव विविधता पर अभिसमय, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय CBD 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट में अपनाया गया था। ठीक है, और इसको लागू किया गया 1993 में। यानी याद रखना है कि CBD जो है, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 यानी रियो समिट के दौरान इसको अपनाया गया था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 में, माने एक साल छोड़ दीजिएगा, 1993 में ये किया गया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन फैक्ट के तौर पे पूछता है, इसलिए ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है सीबीडी के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या है। सीबीडी अभी हम बताएं, सीबीडी के यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका 3 लक्ष्य था। क्या क्या था? तो प्रमुख लक्ष्य, तो एक तो जैव विविधता का संरक्षण था, एक सस्टेनेबल यूज था, और एक था कि आनुवांशिक जो भी उसमें प्राप्ति हो रहा है उसका न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। शिकार पर रोक, वन रोपण या प्रदूषण नियंत्रण ये नहीं था, जैसे कि अभी हम जो बताएं, बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट, जैव विविधता का संरक्षण, इसका संवहनीय उपयोग और आनुवंशिक संसाधन, यानी आनुवंशिक रिसोर्स जो है उससे उत्पन्न जो लाभ है उसका न्याय संगत बंटवारा। ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन को रोकना, ओजोन परत की सुरक्षा या रेगिस्तानीकरण रोकना, या ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। तो क्या सीबीडी के 3 प्रमुख लक्ष्य थे? ठीक है, तो शिकार पर रोक, वनारोपण, प्रदूषण नियंत्रण ये नहीं हो जाएगा। जैव विविधता का संरक्षण, इसका समन्वय उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का न्याय संगत बंटवारा, तो ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीबीडी एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। ठीक है, इसके 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा है इसके घटकों का संवहनीय उपयोग, और तीसरा है आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का न्याय संगत और न्यायोचित बंटवारा। ठीक है, मतलब स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ दिया जाए, ये था। इसी से संबंधित जैव बायोपायरेसी के बारे में हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सीबीडी के 3 प्रमुख लक्ष्य, एक जैव विविधता का संरक्षण और इसका सस्टेनेबल यूज, इसका जो भी घटक है उसका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, और इसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेस, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है जैव सुरक्षा, ऑप्शन सी है खतरनाक कचरे का व्यापार, ऑप्शन डी है आर्द्रभूमि संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव सुरक्षा से संबंधित था कार्टाजेना प्रोटोकॉल, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका एलेमोस और जैव सुरक्षा से संबंधित था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, सारा का संबंध जैव विविधता से है, और ये एग्जाम में अक्सर पूछ सकता है कि इसका किससे संबंध है, तो यहाँ पे जैव सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी सीबीडी के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संशोधित जीवित जीवों के सीमा पार आवागमन, परिवहन, हैंडलिंग और उपयोग से उत्पन्न जैविक विविधता के लिए संभावित जोखिमों का सुरक्षित प्रबंधन करना है। ठीक है, यानी ये जो भी एलएमओज हैं, संशोधित मॉडिफाइड लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उसके सीमा पर जो
आवागमन परिवहन हो रहा है, चाहे उसका उपयोग से जैव विविधता के लिए कोई जोखिम ना हो, है ना, उसका सुरक्षित प्रबंधन के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक से रिलेटेड एक रणनीति है। नेक्स्ट है नागोया प्रोटोकॉल का मुख्य फोकस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना है कि ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण को कम करना, ऑप्शन बी है आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का न्याय संगत बंटवारा करना, और ऑप्शन सी है लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर नियंत्रण, ऑप्शन डी है समुद्री प्रदूषण रोकना। तो नागोया प्रोटोकॉल जापान में हुआ था और ये जैव विविधता से संबंधित है। तो पहला चीज तो इसमें सीधे सीधे ये हो जाएगा, लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर नियंत्रण, ये सब नहीं है। ये भी था, ये जो CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो था उसका तीसरा जो लक्ष्य था उसको फुलफिल करने के लिए नागोया प्रोटोकॉल मतलब उस पर बल देता है। तो याद रखिएगा कि तीसरा जो था, पहला जो था जैव विविधता का संरक्षण करना था, पहला CBD का जो लक्ष्य था वो जैव विविधता का संरक्षण था, दूसरा था सस्टेनेबल यूज, दूसरा था सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो और तीसरा जो था वो था कि एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, मतलब लाभ जो है वो स्थानीय लोगों को भी मिले, उसका आनुवंशिक संसाधन से जो भी उत्पन्न लाभ हो उसका। ये नगोया प्रोटोकॉल उसी को फोकस करता था। कार्टाजेना वो जैव सुरक्षा से संबंधित था और ये था कि आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का न्याय संगत बंटवारा से रिलेटेड था। तो इसको ध्यान में रखना है। इसका आंसर ये है, व्याख्या देख लेते हैं। आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का न्याय संगत बंटवारा, यानी इसका नागोया प्रोटोकॉल जो था इसका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था CBD का, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का, उसको फुलफिल करने के लिए था। तो ये नागोया प्रोटोकॉल CBD का एक पूरक समझौता है जिसे 2010 में जापान के नागोया में अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य CBD के तीसरे लक्ष्य को पूरा करना था, लागू करना था, यानी कि आनुवंशिक संसाधनों जैसे कि औषधीय पौधा तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले जो भी लाभ हो, आर्थिक लाभ, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मूल देश या स्थानीय समुदायों के साथ न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना। तो इसको नागोया प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना है। ये न्याय संगत बंटवारा, उत्पन्न जो भी लाभ होगा आनुवंशिक संसाधनों से उसका न्याय संगत बंटवारा करने के लिए लागू करना था, तीसरे लक्ष्य को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है साइट्स का पूरा नाम। तो यहाँ पे ध्यान देना है, पहला है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऑप्शन बी है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टूरिज्म एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ऑप्शन सी है कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऑप्शन डी है कॉन्फ्रेंसेस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कन्वेंशन, इसका शॉर्ट फुल फॉर्म जब देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना होता है। तो ये ऐसे शॉर्ट नाम दिया हुआ है, याद रखिएगा कि इंटरनेशनल टूरिज्म और इकोसिस्टम नहीं है साइट्स, साइट्स जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित है और इंडेंजर्ड स्पीसीज से संबंधित है। ठीक है, तो कन्वेंशन इसका फुल फॉर्म साइट्स का होता है। ये पूछता भी है कि साइट्स कब लागू किया गया, कब इस
का प्रस्ताव रखा गया था। कन्वेंशन कभी कभी स्टेटमेंट बना के पूछ देता है, वो चीज को ध्यान देना है कि साइट्स जो है उसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, ये इंटरनेशनल टूरिज्म एंड इकोसिस्टम नहीं होगा। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यहाँ कमीशन है तो नहीं होगा। कॉन्फ्रेंसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वायरमेंटल सेफ्टी, तो ये नहीं है। तो साइट्स का फुल फॉर्म है, उसको याद रखना है आपको, कन्वेंशन का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन एंडेंजर्ड स्पीसी ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। पूरा नहीं दिया है लेकिन आंसर यही होगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। साइट्स का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। ठीक है, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज माने उससे, तो कोई ऐसा नहीं किसी को खतरा हो जाए वन्य जीव को और पौधे को। ठीक है, ये चीज को इसका ध्यान रखना, राइट्स का उद्देश्य। नेक्स्ट है साइट्स कब लागू हुआ, तो इसका ऑप्शन है ए 1963, 1975, 1982 यानी 1982, 1992। याद रखना है कि साइट्स जो है वो 1975 में लागू किया गया था। ठीक है, और साइट्स के संबंध में प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव 1963 में लाया गया था सबसे पहले। तो प्रस्तावित किया गया था, ध्यान रखना है कि प्रस्तावित किया गया था 1963 में साइट्स को। ठीक है, ये साइट्स का क्या है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो साइट्स यहाँ पे कब लागू किया गया 1975 में, लेकिन ये प्रस्तावित किया गया साइट्स को 1963 में, काफी टाइम के बाद इसको लागू किया गया था। ठीक है, कन्वेंशन को। उन्नीस में साइट्स को 1963 में प्रस्तावित किया गया था और 1975 में लागू किया गया था, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर साइट्स की परिशिष्ट वन में शामिल है जिसके व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। ठीक है, साइट्स के परिशिष्ट में वन में जनरली वैसे जानवर को शामिल किया जाता है जिनका अस्तित्व बिल्कुल खतरे के कगार पे होता है, उसका इंटरनेशनल व्यापार पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जानवर हैं वो पूछा है। अफ्रीकी हाथी का कुछ आबादी परिशिष्ट वन में है, या बंगाल टाइगर परिशिष्ट वन में है, या समुद्री उदबिलाव परिशिष्ट वन में शामिल है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है अफ्रीकी हाथी कुछ आबादी, बंगाल टाइगर भी और समुद्री उदबिलाव भी। ये तीनों ऐसे जंतु हैं जिनके व्यापार के कारण व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि ये परिशिष्ट वन में शामिल है। इसके परिशिष्ट वन में, तो साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल है, यानी इंडेंजर साइट्स यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज वाला ये है। ठीक है, तो परिशिष्ट वन में जो लुप्त प्रायः क्रिटिकली रहते हैं जनरली उसी को परिशिष्ट वन में शामिल किया जाता है।
उत्तर है उपरोक्त सभी। साइट्स की परिशिष्ट वन में वे प्रजातियां शामिल हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पूर्ण प्रतिबंध है। और इसके अंतर्गत बंगाल टाइगर, अफ्रीकी हाथी की कुछ आबादी, ठीक है, और समुद्री उदबिलाव सभी इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि बंगाल टाइगर, अफ्रीकी हाथी और समुद्री उदबिलाव, ये तीनों को साइट्स के अनुसूची, साइट्स का अलग अलग अनुसूची है, परिशिष्ट 1, 2, 3, 4 है। तो इस तरह से इसके साइट्स के परिशिष्ट 1 में उसको शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनका व्यापार पे पूर्ण प्रतिबंध होता है। ये चीज को ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी है, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन किस वर्ग के आवासों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन किस वर्ग के आवासों के संरक्षण से संबंधित है। केवल झीलें, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है केवल दलदल। ऑप्शन सी है सभी प्रकार की आर्द्रभूमि। और ऑप्शन डी है केवल मानव निर्मित जलाशय। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे केवल झीलें, केवल वर्ड यूज कर दिया है तो बिल्कुल गलत हो गया। आर्द्रभूमि, रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, रामसर ईरान का एक जगह है क्योंकि आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना है। इसमें सभी प्रकार की आर्द्रभूमि शामिल होती है, इसीलिए केवल दलदल, केवल झीलें, ये ऑप्शन गलत हो जा रही है। और केवल मानव निर्मित जलाशय, इसमें सारा आ जाता है, मानव निर्मित भी आ जाता है, प्राकृतिक भी आ जाता है। तो सभी प्रकार की आर्द्रभूमि जैसे झील, नदी, दलदल, मैग्रोव और प्रवाल भित्ति इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आर्द्रभूमि के किस वर्ग के आवासों के संरक्षण से संबंधित है, रामसर कन्वेंशन सभी प्रकार की आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। सभी प्रकार की आर्द्रभूमि, झील, नदी, दलदल, मैग्रोव, प्रवाल भित्ति आदि। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से और संवहनीय उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसकी परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित, अंतर्देशीय, तटीय, स्थिर, बहता हुआ, ताजा और खारा पानी वाले सभी प्रकार के आर्द्र क्षेत्र शामिल हैं। तो मैंने ध्यान रखना है कि रामसर कन्वेंशन में सभी प्रकार के आर्द्र क्षेत्र के संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, सब तरह का, इसमें मानव निर्मित भी हो सकता है, अंतर्देशीय, तटीय सब हो सकता है। ठीक है, सभी प्रकार की आर्द्रभूमि जैसे झील, नदी, दलदल, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कौन सा संगठन देता है। IUCN ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है UNEP। ऑप्शन सी है यूनेस्को। और ऑप्शन डी है WWF। तो आपको इसमें ध्यान देना है क्योंकि विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हर साल मतलब ये का दर्जा दिया जाता है। तो ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व भर में ऐसे स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देता है जो सांस्कृतिक या प्राकृतिक दृष्टि से असाधारण महत्व रखते हैं। और ऐसा तीसरा कैटेगरी भी है इसमें मिश्रित श्रेणी आता है। ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं है। काजीरंगा, सुंदरवन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जैसे प्राकृतिक स्थल इसके उदाहरण हैं जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट
विश्व का धरोहर स्थल कौन कौन है का दर्जा कौन देता है कि ये है, तो यूनेस्को देता है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून जैसी लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है। ऑप्शन ए है इन सीटू संरक्षण, ऑप्शन बी है एक्स सीटू संरक्षण, ऑप्शन सी है सामुदायिक संरक्षण, या ऑप्शन डी है बायोरॉक प्रौद्योगिकी। देखिए यहाँ पे इन सीटू संरक्षण यानी कोई भी जीव को उसी के आवास में संरक्षण करने की तकनीक है। जैसे कि मान लीजिए टाइगर है, तो टाइगर को अगर जंगल में ही संरक्षण दिया जा रहा है, जंगल में ही संरक्षण दिया जा रहा है या उसी के आवास में दिया जा रहा है ना जंगल में, ठीक है, तो ये इन सीटू संरक्षण हो जाएगा। लेकिन एक सीटू संरक्षण कैसे कहते हैं, जैसे कि टाइगर को अगर हम चिड़ियाघर में संरक्षण दें, ये हो गया चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में अगर संरक्षण दे तो, या कोई ऐसा वनस्पति जो कोई और भी वनस्पति जिसको चाहे बीज बैंक में उसको सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है या वनस्पति उद्यान में, ठीक है, तो ये सब जो है ये आपका एक सीटू है, क्योंकि ये उसका मूल आवास नहीं है, ठीक है, ये उसका मूल आवास नहीं है, चिड़ियाघर और बीज बैंक उसका मूल आवास नहीं है, तो इस तरह का संरक्षण को एक सीटू संरक्षण कहते हैं। यह क्वेश्चन है कि वंस इन ए ब्लू मून जैसी लुप्त प्राय प्रजातियों के, लुप्त प्राय माने जो लुप्त होने के कगार पे है, ये संरक्षण के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है। तो क्वेश्चन अगर यहाँ पे कोई और भी नाम होता, लेकिन रहता कि कोई भी जो विलुप्ति के कगार पे हैं, यहाँ पे जनरली क्रिटिकली इंडेंजर्ड होना चाहिए था कि संरक्षण के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है, तो वहां आंसर होगा एक्स सीटू संरक्षण। ये इन सीटू के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, दो चार बचा हुआ है, चिड़ियाघर में लाएंगे उसके लिए सुरक्षित जगह है तो वहां पे संरक्षण करेंगे, या कोई ऐसा वनस्पति जो अपने मूल आवास में वो सुरक्षित नहीं है, बहुत संख्या उसका सीमित हो गया, बहुत कम हो गया, तो उसको बीज बैंक में लाके संरक्षित कर किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए जो विलुप्ति के बहुत कगार है उसको एक सीटू कंजर्वेशन में के तहत लाके उसका संरक्षण किया जाता है। एक सीटू संरक्षण आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वंस इन ए ब्लू मून जैसी अत्यधिक लुप्त प्राय प्रजातियों जो प्रकृति में बहुत कम संख्या में बची है के लिए इन सीटू संरक्षण अक्सर पर्याप्त नहीं होती है। ये ऐसी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक आदि में संरक्षित किया जाता है, तो इसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है IUCN रेड लिस्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है प्रजातियों के व्यापार पर नजर रखना, ऑप्शन बी है प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिमों का आकलन करना, ऑप्शन सी है संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना, या ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट तैयार करना। IUCN जो रेड लिस्ट, IUCN रेड लिस्ट जारी करता है कि कौन अलग अलग श्रेणी में जारी करता है, कौन विलुप्त हो गया है ना, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कौन वल्नरेबल है, इसका अलग अलग श्रेणी है। से क्रिटिकली इंडेंजर्ड को श्रेणी CR के तहत रखता है, ठीक है, उसी तरह से इंडेंजर्ड को इंडेंजर्ड श्रेणी में रखता है, ठीक है, उसी तरह से वल्नरेबल को VU में रखता है, जो लुप्त हो गया है वो EX में रखता है, ठीक है, एक्सटिंक्ट। तो इस तरह से अलग अलग श्रेणी है। ये एक तरह से प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिमों का आकलन करता है, कौन कितना है क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, यानी कि वो अब एकदम लगभग समाप्ति के कगार पे है,
इंडेंजर्ड मतलब ये भी इससे कम जोखिम होता है, लेकिन इंडेंजर्ड है, ये भी खतरनाक कैटेगरी में आ गया। वल्नरेबल मतलब कि कम जोखिम वाला है, ये तो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो IUCN रेड लिस्ट जारी करेगा कि प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम का आकलन करना कि कौन किस कैटेगरी में है, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही है IUCN का। IUCN का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, ध्यान देना है उसको भी। प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करना IUCN का काम है। ये थ्रेटेंड स्पीसीज दुनिया की पादप जीव प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम की स्थिति का को दुनिया का सबसे व्यापक आकलन है। IUCN का रेड लिस्ट जो है, रेड ये पूछता है हमेशा। यह संरक्षण की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है और संरक्षण के कार्यों के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो याद रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान कर रहा है, बता रहा है कि कौन ज़्यादा है, किसको ज़्यादा ध्यान देना है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन इंडेंजर्ड है, कौन वल्नरेबल कैटेगरी में है। तो वो सब चीज़ को IUCN देता है रेड लिस्ट के माध्यम से। तो ये रेड लिस्ट जारी करने का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो जोखिम का आकलन करना है। विलुप्त होने प्रजाति कौन विलुप्त होने के प्रकार पे है उसका जोखिम का आकलन करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट है सूचक प्रजाति किसे कहते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है जो पर्यावरण की गुणवत्ता में बदलाव को दर्शाती है। ऑप्शन बी है जो बहुत तेजी से फैलती है। ऑप्शन सी है जो केवल एक ही स्थान पर पाई जाती है। और ऑप्शन डी है जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होती है। तो ये पर्यावरणों की गुणवत्ता का सूचक होता है इंडिकेटर स्पीसीज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो पर्यावरण की गुणवत्ता में बदलाव को दर्शाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल लाइकेन को माना जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है, ठीक है, उसका संख्या में बढ़ोतरी और कमी उससे पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से गंगा में देखते हैं कि डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी अगर मिलती है तो समझ जाया जाता है कि गंगा भी साफ स्वच्छ है। ठीक है, उसी तरह से आप ग्रेट बैरियर रीफ के समीप जो मूंगा की संख्या में बहुत देखेंगे कि कभी कभी कमी होती है, तो वो तापमान वृद्धि से संबंधित भी है। तो जब तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाता है तो मूंगे मरने लगते हैं, तो वो जलवायु परिवर्तन का भी सूचक है। ठीक है, तो वो चीज को ध्यान में रखना है। तो आंसर हो जाएगा ए जो जो पर्यावरण की गुणवत्ता के बदलाव को दर्शाती है उसको सूचक प्रजाति कहते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो पर्यावरण की गुणवत्ता में बदलाव को दर्शाती है वो सूचक प्रजाति है, यानी इंडिकेटर स्पीसीज है। सूचक प्रजाति ऐसे जीव हैं जिनकी उपस्थिति अगर बढ़ गई तो समझिए ठीक ठाक है, अनुपस्थिति हो गई तो बहुत खराब है पर्यावरण, और समृद्धि हो रही है तो ठीक ठाक है ना। तो ये सब चीज है कि बहुत अच्छा कंडीशन में किसी विशिष्ट पर्यावरणीय स्थिति जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, आवास गुणवत्ता के बारे में जानकारी देती है। उदाहरण के लिए लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। लाइकेन के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछता है कि लाइकेन जो है वो इंडिकेटर प्रजाति है, ये वायु प्रदूषण के बारे में सूचना इनकी माने स्थिति सूचना देती है। ऐसे करके 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अमृत सरोवर मिशन का क्या लक्ष्य है। अमृत सरोवर मिशन का क्या लक्ष्य है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है नई झीलें बनाना। ऑप्शन बी है मौजूदा आर्द्रभूमि तालाबों का पुनरुद्धार।
एवं संरक्षण करना। ऑप्शन सी है नदियों को जोड़ना और ऑप्शन डी है बाढ़ नियंत्रण। अमृत सरोवर मिशन का क्या लक्ष्य है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अमृत सरोवर मिशन जो है वो मौजूदा जो आर्द्र भूमि है, तालाब है, उसका पुनरुद्धार करना है। जैसे कि अभी हम रामसर कन्वेंशन का जो उद्देश्य को फुलफिल करने में बहुत हेल्पफुल कर रहा है अमृत सरोवर मिशन। ये इंडिया गवर्नमेंट का एक मिशन है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। मौजूदा आर्द्र भूमि, तालाबों, नई झीलें बनाना, नदियों को जोड़ना, बाढ़ नियंत्रण, ये सब नहीं है। जो मौजूदा आर्द्र भूमि है, तालाब है, उसका पुनरुद्धार और संरक्षण करना है, ठीक है। स्पष्टीकरण को देख लेते हैं हम लोग। अमृत सरोवर मिशन भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य देश भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा तालाब और आर्द्र भूमियों का पुनरुद्धार और संरक्षण करना है। यह रामसर कन्वेंशन के लक्ष्यों के अनुरूप आर्द्र भूमि संरक्षण को बढ़ावा देता है। तो अमृत सरोवर मिशन का संबंध जो है वो रामसर के उद्देश्यों को के अनुरूप है, इसको ध्यान में रखना है। और इससे जो जितनी भी मौजूदा आर्द्र भूमि है, तालाब हैं, उसका पुनरुद्धार और संरक्षण किया जाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? इसका आंसर को बताना है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है फिलीपींस। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन को ही लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज करके यहाँ पे आज प्रस्तुत किया गया। ग्रेट बैरियर रीफ ये प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे स्थित है, तट से थोड़ा सा दूर, और उदक प्रवाल भित्ति का एग्जाम्पल है जो ग्रेट बैरियर रीफ है और उदक प्रवाल भित्ति का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, यह अपनी असाधारण जैव विविधता के लिए जानी जाती है, ये चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त प्राय प्रजाति की IUCN श्रेणी क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी क्या है, इसको ध्यान। क्वेश्चन ऑप्शन है EX, ऑप्शन बी है EN, ऑप्शन सी है VU और ऑप्शन डी है CR। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन EN, ऑप्शन बी। ये हो गया वल्नरेबल, ये हो गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड। पूछा है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज की IUCN श्रेणी क्या है, तो IUCN की इंडेंजर्ड की श्रेणी है EN, ठीक है। यह है इंडेंजर्ड की, इंडेंजर्ड स्पीसीज की EN है पहला दोनों वर्ड, क्रिटिकली का CR हो जाएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर EN है। IUCN रेड लिस्ट जारी करती है, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। EN का अर्थ लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड है। यह श्रेणी उन प्रजातियों के लिए जिनके जंगल में विलुप्त होने का बहुत अधिक जोखिम है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त, यह EN से भी अधिक खतरनाक श्रेणी है, जबकि VU जो है सुवेद कम खतरनाक है अपेक्षाकृत, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत का सेकेंड पार्ट को MCQ फॉर्म में पढ़ाएंगे और उसको खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट।